रिपोर्ट को बनाने में किन किन पॉइंट को उठाया जाता है, ठीक। उसी में से सबसे पहली रिपोर्ट जो है ये पूरी की पूरी 2025 में अब तक जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके बारे में है। कुछ एक रिपोर्ट में 2024 लिखा होगा, जो अभी आज की डेट तक, ठीक, जो भी रिपोर्ट जारी है वो बिल्कुल आज की डेट तक अपडेटेड है। अभी ये जैसे वैश्विक भूख सूचकांक है या वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 है, ये रिपोर्ट 2025 की अगले महीने आएगी, अक्टूबर या नवंबर लास्ट तक आएगी। तो 2 रिपोर्ट इसमें 2024 की है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2025 की सारी रिपोर्टें हैं, तो ये अगले महीने में जब आ जाएंगी तो इनको अपडेट करा दिया जाएगा। अब वैश्विक भूख सूचकांक या भूखमरी सूचकांक जो है, ये सबसे पहला पॉइंट कि ये किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। तो एक संस्था है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड संस्था द्वारा, और साथ में एक और नाम लिखा हुआ है वेल्ट हंगर हाइव, ठीक। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हाइव द्वारा, ये जर्मनी की संस्था है, इसके द्वारा संयुक्त रूप से ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें कुल 127 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई। विश्व के 127 देशों में किन देशों में भूखमरी की स्थिति है, कहां पर लोगों को या बच्चों को जो है कुपोषण का शिकार होना पड़ रहा है, कहां पर जो है उनको भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, किसी भी रीजन से, वो या तो महंगाई से हो सकता है, या तो युद्ध के कारण हो सकता है, या कोई भी पर्यावरणीय आपदा के कारण हो सकता है। ये टोटल 127 देशों की रैंकिंग जारी की गई। इसमें शीर्ष स्थान पर विश्व के 22 देश हैं, कोई एक सिंगल देश शीर्ष स्थान पर नहीं है। विश्व के 22 ऐसे देश हैं जहां पर कोई भी भूखमरी नहीं है, जिनमें से मुख्य रूप से चीन, यूएई और कुवैत जैसे देश शामिल हैं। तो टोटल 22 देश जो है उनमें कोई भी भूखमरी नहीं पाई जाती। इसी तरीके से सोमालिया जो है, मुख्य रूप से देखा होगा, सोमालिया के लुटेरे, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, ठीक, सब ये सोमालियाई लुटेरे होते हैं। तो यहाँ पर अत्यंत गरीबी है, गरीबी के कारण से जो है इन क्षेत्रों पर, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सबसे जो है गरीब महाद्वीप है। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर बाकी पूरे के पूरे जो देश हैं वहां पर मैक्सिमम या तो सैन्य तंत्र स्थापित है या तो तानाशाही चलती है, जिस कारण से वहां पर खनिजों के प्रचुर भंडार होने के बावजूद भी, खनिज संसाधन की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप अत्यंत जो है सुदृढ़ है, उसके बावजूद भी अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं वहां पर गरीबी और भुखमरी व्याप्त है। रीजन, बड़ी बड़ी कंपनियों के कहने पर जो है वो वहां पर सारी की सारी योजनाएं बनाई जाती हैं। सरकारें भी बड़ी बड़ी कंपनियों, विश्व की जो बड़ी कंपनियां हैं उन्हीं के हिसाब से चलती है, ठीक। तो सोमालिया जो है इसको अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो कुल 127 देशों में से भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक। यानी 127 देशों में से भारत की रैंकिंग 105वीं है। इसका टोटल स्कोर जो था 27.3 स्कोर प्राप्त हुआ और इसे गंभीर भूख की श्रेणी में रखा गया है, ठीक। तो वो सरकारी आंकड़े या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान में केवल चीजें होती हैं कि जो है भारत जो है विश्वगुरु बनने जा रहा है, जबकि रियलिटी ये भी है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो लॉन्च हुई है, रिपोर्ट लॉन्च हुई है, उसमें 127 देशों में से भारत की रैंकिंग 105 है, ठीक। अब जो ये वैश्विक भूखमरी सूचकांक की ये रिपोर्ट बनाई गई, ये रिपोर्ट किस आधार पर बनाई गई, तो इसके लिए जो है मुख्य रूप से 4 आधार बनाए गए। एक अल्प पोषण, यानी जो भी बच्चे हैं, बच्चों को कितना पोषण की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं उसके संबंध में एक अल्प पोषण। दूसरा बाल बौनापन, यानी किसी बच्चे की लंबाई उसकी आयु के साथ नहीं बढ़ रही है, तो ऐसा माना जाता है कि कुपोषण के कारण ये चीजें होती हैं, ठीक। तीसरा है दुर्बलता, यानी कोई भी बच्चा है उसको प्रॉपर मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, तो उसमें जो है मतलब उसका जिस तरीके से एज बढ़ेगी उस हिसाब से उसका वेट नहीं बढ़ रहा होता। शिशु मृत्यु दर, यानी 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में से कुल कितने बच्चों की मृत्यु हो जा रही है, ठीक। तो इन 4 आधार पर जो है ये वैश्विक भूखमरी सूचकांक का निर्माण किया गया। इसमें से चीजें याद रखना कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, टोटल 127 देश, इसमें से भारत की रैंकिंग कौन सी है, 105, ठीक। अभी इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे, तुम लोगों का बेहतर ढंग से ख्याल रखा जाता है कि जो है लिखते लिखते थक ना जाओ, है ना। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन खोज,
ठीक, आविष्कार और इनोवेशन। खोज क्या होती है? कोई भी चीज पहले से उपलब्ध है उसकी खोज करना। जैसे भारत की खोज किसने की? भारत की खोज किसने की? इतिहास में पढ़ते हो ना, भारत की खोज किसने की? कौन सा पुर्तगाली यात्री था जिसने भारत की खोज की? वो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन और सब गायब है ना। नीलेश, वास्को डी गामा। हर जगह लिखा होता है कि जो है वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। भारत की खोज नहीं की थी। क्या वास्को डी गामा भारत ना खोजता तो भारत तो वैसे ही आदिवासी जीवन जीता रहता, भारत में कुछ आगे विकास कार्य ना होते। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक, तो जैसे लिखा होता है देशों की खोज की गई या किसी स्थान की खोज की गई, तो ये स्थान पहले से मौजूद है इसलिए उनकी खोज की गई। कोई भी नई चीज बनाना उसको क्या कहते हैं? आविष्कार करना। ठीक, अब कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी वस्तु पहले से है उसमें कुछ नया इनोवेशन करना। ठीक, यानी उसमें कुछ उस टेक्नोलॉजी में सुधार करना, वो क्या कहलाता है? इनोवेशन। ठीक, तो जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ये जारी किया गया विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। कुल 139 देशों को इस सूची में या इस रिपोर्ट में शामिल किया गया, जिसमें से भारत को कौन सा स्थान मिला है? 38वां स्थान। ठीक, टोटल 139 देशों में से भारत को 138वां स्थान मिला है। शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएसए को प्राप्त हुआ है। भारत को जो 38वां स्थान मिला ये ओवरऑल मिला है। बाकी एक और कैटेगरी है निम्न मध्यम आय वाली जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें से भारत टॉप पर है। ठीक, तो हमको ये भी दिखा सकते हैं, गर्व अनुभव कर सकते हैं कि हमें पहला स्थान मिला है, भले वो जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है उस ग्रुप में मिला हो। ठीक, अब यहाँ पर एक ये नया पॉइंट है कि एक क्लस्टर यानी उद्योगों की जो चेन होती है उसको मुख्य रूप से क्लस्टर कहते हैं। तो एक चीन और हांगकांग में शेंजेन, हांगकांग और गुआंगजो, ठीक, ये एक क्लस्टर है, इसको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहला स्थान मिला है। ठीक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहला स्थान मिला है। साथ में टोक्यो और योकोहामा, ये विश्व के सब मुख्य रूप से औद्योगिक शहर है, तो इसको जो है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें से याद रखना किसके द्वारा जारी किया गया? कुल 139 देश, जिसमें से भारत की रैंकिंग 38। ठीक, ये तीन चीजें अच्छे से याद रखना। सभी में किस आधार पर बनाई गई रिपोर्ट, सभी इंडेक्स में याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वां वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025। ठीक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप यानी महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव, महिलाओं और पुरुष के बीच में कितना भेदभाव किस देश में हो रहा है, उस आधार पर देशों की रैंकिंग की गई। तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नाम की जो एक संस्था है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। कुल 148 देशों को इस सूची में स्थान मिला या 148 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई। अब ये जो रैंकिंग प्रदान की गई, इसमें से आइसलैंड, यूरोप महाद्वीप का एक देश है आइसलैंड, लगातार 16वें वर्ष इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जितनी भी ये इंडेक्स देखोगे, कोई भी इंडेक्स होगा उसमें शीर्ष स्थान में मैक्सिमम यूरोपीय देश ही मिलेंगे। ठीक, वो सब एक विकसित देश है, वो अपेक्षाकृत जो है वहां पर जो है विकास जो है पूर्ण रूप से हो चुका है। उनकी जो है प्रति व्यक्ति नेशनल इनकम जो है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है, वो अत्यंत उच्च है। ठीक, पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे पर फिनलैंड और तीसरे पर नॉर्वे, तीनों के तीनों यूरोपीय देश हैं। ठीक, ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में ये शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले देश हैं। अंतिम स्थान पाकिस्तान को प्राप्त हुआ है। भारत जो है, भारत 148 देशों में से 131वां स्थान मिला है। ठीक, भारत को इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट में 131 देशों में मतलब 148 देशों में से 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब ये रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की जाती है? इसके लिए है कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी आर्थिक क्षेत्र में व्यापार हो, वाणिज्य हो, कुछ भी है, इन सब चीजों पर महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी कितनी है। ठीक, इस अनुपात के हिसाब से रैंकिंग का एक पॉइंट रखा गया। सेकंड है एजुकेशनल अटेनमेंट। एजुकेशनल अटेनमेंट का मतलब कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितनी साक्षरता दर बढ़ी है। ठीक, तीसरा पॉइंट जो है हेल्थ एंड सर्वाइवल, यानी स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना योगदान है।
चौथा पॉइंट है कि जो राजनीति है, राजनीति में महिलाओं की कितनी भागीदारी है, यानी संसद में कुल कितनी महिला सदस्य हैं और टोटल कितनी महिला मंत्री हैं। ठीक, इस आधार पर यानी ये चारों पॉइंट के हिसाब से ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है, एक इनकम, दूसरा साक्षरता, तीसरा मतलब जन्म के समय लिंग अनुपात और जीवन प्रत्याशा यानी जो हेल्थ। ठीक, और चौथा पॉइंट है कि राजनीति में महिलाओं की कितनी भागीदारी है। इन चार आधार पर ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की रिपोर्ट तैयार की गई। ठीक, जिसमें से भारत का कौन सा स्थान है, 131वां। ठीक, समझ में आया कुछ। इसके बाद जो नेक्स्ट रिपोर्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। अब देखो ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट क्वार्टरली जारी की जाती है, क्वार्टरली जारी की जाती है, यानी प्रत्येक 3 महीने में एक बार ये रिपोर्ट जारी की जाती है। पहले क्वार्टर पर यानी जनवरी, फरवरी और मार्च जब ये रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें भारत की रैंकिंग थी 85th। ठीक, 50वीं रैंक थी। अब जो अभी सेकेंड क्वार्टर के लिए जो रिपोर्ट जारी हुई है, यानी अप्रैल, मई और जून, तो सेकेंड क्वार्टर के लिए जो ये रिपोर्ट जारी हुई है, उसके हिसाब से जो है इसमें भारत को 77वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है क्या? पासपोर्ट क्या होता है? कोई भी एक देश है, उस देश का नागरिक जो है, उसकी विश्व में पहचान पासपोर्ट के हिसाब से होती है। कोई भी नागरिक, भारत का नागरिक किसी विदेशी देश में जाएगा तो उसके पास पहले भारत का पासपोर्ट होना चाहिए, फिर आगे डिसाइड होगा कि वो किस देश में जा रहा है, तो वीजा की जरूरत होगी या नहीं होगी। वीजा मतलब उस देश पर जब जाएगा तो कहां पर निवास करेगा, कितने दिन रहेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी उसमें रखी जाती है वीजा में। ठीक, तो ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें ये रिपोर्ट इस आधार पर जारी की जाती है कि किसी देश का, यानी जैसे भारत है तो भारत का पासपोर्ट जो है, हम भारत के पासपोर्ट को ले जाकर कितने ऐसे देशों में जा सकते हैं या कितने ऐसे स्थानों पर जा सकते हैं जहां पर भारत के पासपोर्ट को देखकर हमें वीजा की जरूरत या तो ना पड़े या तो वीजा ऑन अराइवल, यानी जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तब वहीं पर हमें वीजा प्राप्त हो जाए। ठीक, तो ये जो स्थितियां हैं, यानी भारत के पासपोर्ट जब लेकर जाएंगे तो किन किन देशों में वीजा फ्री एंट्री है या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है, इस आधार पर ये पासपोर्ट की, विभिन्न देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग की जाती है। ठीक, इनमें से मुख्य रूप से विभिन्न देशों और विभिन्न शहरों के कुल 199 पासपोर्ट को रैंकिंग प्रदान की जाती है। अब ये 199 पासपोर्ट किस आधार पर? विश्व के 227 देश प्लस स्थान, ठीक, जिनमें से कई एक देश ऐसे हैं जिनमें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके के वीजा की जरूरत होती है। ठीक, तो कुल 199 पासपोर्ट 227 गंतव्य स्थल तक, तो 227 गंतव्य स्थलों में से किस देश के पासपोर्ट को सबसे ज्यादा वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिल रही है। ठीक, तो शीर्ष स्थान इस रिपोर्ट में सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है सिंगापुर को। सिंगापुर को जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है, इसमें से टोटल 227 गंतव्य स्थल जो निर्धारित किए गए हैं इस रिपोर्ट के लिए, उसमें से 195 गंतव्य में वीजा फ्री एंट्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त है। ठीक, इसी के साथ जापान दूसरे नंबर पर 193वां, तीसरे स्थान पर यूरोपीय यूनियन और दक्षिण कोरिया, इस संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। पूरा का पूरा यूरोपीय यूनियन यानी यूरोप के जो देश हैं उनका संयुक्त रूप से एक जो संगठन है यूरोपीय यूनियन को एक साथ इसमें रखा गया है। अब ये जो रिपोर्ट है इसमें ये सेकेंड क्वार्टर की रिपोर्ट है, यानी द्वितीय तिमाही की रिपोर्ट है, और इस द्वितीय तिमाही की रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 77वां। अब एग्जाम में ये चीज ध्यान रखना, ये हर 3 महीने में ये रिपोर्ट बदलेगी, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक, तो अगर फर्स्ट क्वार्टर पूछा जाए तो 85 और सेकेंड क्वार्टर 77। ठीक, तो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, इसके लिए जो है कुछ लोग जो है भारत जो है, भारत को 77वां स्थान मिला है, लेकिन कुल कितने गंतव्य तक भारत में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त है? 227 में से मात्र 59। ठीक, लेकिन जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान या जो है आजकल न्यूज चैनल में ऐसे ऐसे मतलब यूट्यूब वगैरह में वीडियो आते हैं, जैसे कोई एक बड़ा स्टार होता है
वो स्टार ये कहता है कि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ या नई सत्ता आई तो क्या है कि हम लोग जैसे ही जाते हैं तो बड़े बड़े देशों में जो है हमारा पासपोर्ट देखकर जो है फ्री में वीजा ऑन अराइवल या फ्री में ऐसे ही एंट्री मिल जाती है। वो सब केवल वो हवाई बातें होती है। टोटल 59 गंतव्य हैं 227 में जहां पर भारत को ये सुविधा प्राप्त है, भारतीय पासपोर्ट को। ठीक, फिर इसके बाद है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग। ठीक, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस, विभिन्न देशों की इकोनॉमी में कितनी प्रतिस्पर्धा है, यानी कोई भी देश है उसके बाजार में कितनी प्रतिस्पर्धा है। ठीक, जो मतलब कुल प्रतिस्पर्धा के आधार पर बाजार संचालित हो रहा है। ठीक, तो इसके लिए जो है ये रैंकिंग जो जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और प्रबंधन विकास संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक, तो जो आईएमडी है, आईएमडी और विश्व आर्थिक मंच द्वारा संयुक्त रूप से रिपोर्ट जारी की गई। इसमें से विभिन्न देशों में कुल 69 देशों की रैंकिंग की गई, जिसमें से भारत को 41वां स्थान प्राप्त है। इसमें केवल इतना याद कर लेना। ठीक, तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 41। कुल कितने देशों में? 69 देशों में से। ठीक, शीर्ष स्थान पर कौन रहा? स्विट्जरलैंड। ठीक, कम से कम इतना याद कर लेना। नेक्स्ट रिपोर्ट है जलवायु जोखिम सूचकांक। ठीक, जलवायु जोखिम सूचकांक जो है इसमें से जो ये क्वेश्चन है अभी हाल फिलहाल में रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। जलवायु जोखिम सूचकांक यानी जलवायु परिवर्तन के कारण से किन किन देशों में कितना प्रभाव रहा, ये इस संबंध में ये सूचकांक जारी किया गया। तो एक संस्था है जर्मनवाद द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार 1993 से लेकर 2022 तक जो भी मौसम से संबंधित विभिन्न घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के कारण संपूर्ण विश्व में कितने लोग प्रभावित हुए हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई है और संपूर्ण विश्व को इसमें से इन घटनाओं के कारण से कुल कितने डॉलर या कितनी धनराशि की हानि हुई है, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट ये बताती है। इस रिपोर्ट में मौसम से संबंधित जो चरम घटनाएं हैं, जिनमें से मुख्य रूप से हीट वेव्स हो गया, ठीक, विभिन्न प्रकार के जो चक्रवाती तूफान आते हैं वो हो गए, साथ में सूखा पड़ गया या कहीं पर बाढ़ आ गई तो ये सारे के सारे जो हैं जलवायु जोखिम सूचकांक के तहत इन देशों को रैंकिंग प्रदान की गई। अब इन देशों की रैंकिंग में ये बताया गया कि 1993 से लेकर 2022 तक की अवधि में सबसे ज्यादा डोमिनिका, चीन और होंडुरास, ये 3 देश सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। ठीक, इसमें से याद ये करना है कि भारत जो है, भारत सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में 6ठे स्थान पर था। किस स्थान पर? 6ठे स्थान पर। किस अवधि से किस अवधि तक? 1993 से लेकर 2022 तक की अवधि में जो भी मौसम से संबंधित घटनाएं हुई, उनमें से भारत को भी नुकसान हुआ और भारत इस सूची में 6ठे स्थान पर रखा गया। भारत को सबसे ज्यादा नुकसान कहां से हुआ? अत्यधिक बाढ़ के कारण। इस अवधि में 1993, 2013 और 2019 में भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा। साथ में तीव्र हीट वेव्स का मतलब जहां पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान बढ़ गया हो, जिनमें से मुख्य रूप से 1998, 2002, 2003 और 2015 में टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस के बराबर या इससे ज्यादा पहुंच गया। इस कारण से ये हीट वेव की घटना के कारण भारत को भी नुकसान हुआ। भारत में जो है इन घटनाओं के कारण से लगभग संपूर्ण विश्व में 80,000 मौतें हुई तथा जो वैश्विक आर्थिक नुकसान है, यानी इन घटनाओं के कारण विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को लगभग 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ, जिसमें से 4.3% का नुकसान भारत को भी हुआ। ठीक, तो ये जर्मनवाद संस्था द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक लॉन्च किया गया। भारत अत्यंत चरम मौसमी घटनाओं के कारण, ठीक, यानी बाढ़, सूखा, हीट वेव जैसी घटनाओं के कारण या चक्रवाती तूफान, इस अवधि के बीच में हुदहुद और अम्फान जैसे तूफान, चक्रवाती तूफान आए, इस कारण से जो है भारत को भी नुकसान हुआ। तो इस सूची में भारत को कौन सा स्थान? 6ठा स्थान। ठीक, याद रहेगा, जर्मनवाद संस्था द्वारा ये जारी किया गया। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 6ठा स्थान। 2 चीजें याद कर लेना। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इंग्लिश में, इंग्लिश का जो है ये हिंदी में ही लिख के आ जाता है कभी कभी, करप्शन परसेप्शन
इंडेक्स। ठीक, ये भी 2024 की रिपोर्ट है, 2025 की रिपोर्ट अभी अक्टूबर में आएगी। ठीक? तो 1995 से ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक प्रतिवर्ष लॉन्च की जाती है। किसी देश में सरकारी तंत्र में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके बारे में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक, संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो जर्मनी की एक संस्था है, मुख्य रूप से एक एनजीओ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसके द्वारा 1995 से प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक नामक एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें से विश्व के 180 देशों की रैंकिंग जारी की गई कि किन देशों में भ्रष्टाचार है, किन देशों में भ्रष्टाचार नहीं है। इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क, फिर से यूरोपीय देश, फिनलैंड और सिंगापुर, ये शीर्ष के 3 देश हैं। ठीक, तो डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर ये शीर्ष के 3 देश हैं, यानी यहाँ पर भ्रष्टाचार अत्यंत न्यूनतम है। यूरोप महाद्वीप के ऐसे ऐसे देश हैं जैसे स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो लोकतंत्र, संपूर्ण विश्व में जो लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप होता है वो स्विट्जरलैंड में लागू है। किस तरीके से? वहां पर ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं लागू है कि अगर कोई भी कानून सरकार को बनाना है तो उसके लिए जनमत संग्रह कराना पड़ेगा। ठीक, जनमत संग्रह कराना पड़ेगा, यानी उस कानून के बारे में एक ड्राफ्ट सरकार द्वारा पेश किया जाएगा, वहां की जो जनता है उस पर वोटिंग करेगी कि इसमें क्या संशोधन होने चाहिए या क्या होगा। मतलब जनता के द्वारा, जनता, वही अब्राहम लिंकन की परिभाषा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। यानी हम अपने लिए शासन करेंगे, यानी हमें अपने लिए नियम कानून बनाना है तो हम ही बनाएंगे। ठीक, हम बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे कि जो है संपूर्ण जनता की भलाई हो। स्विट्जरलैंड जो ऐसा देश है, एक समय वहां पर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी थी कि जो हमारी सैलरी क्यों बढ़ाई गई। ठीक, डॉक्टरों की सैलरी बढ़ा दी गई तो उस पर हड़ताल कर दिया था कि सैलरी जो है उसको सैलरी ना बढ़ाकर जनता की भलाई के लिए कार्य किया जाए। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर राइट टू रिकॉल की व्यवस्था लागू है। राइट टू रिकॉल क्या होता है? राइट टू रिकॉल, यहां पर राजनीति में जवाबदेही तय है। अगर प्रधानमंत्री या किसी व्यक्ति ने ये बोल दिया कि हम देश के लिए ये कार्य करेंगे और अगर देश ने मतलब उस प्रधानमंत्री ने या उस व्यक्ति ने या उस मंत्री ने कार्य नहीं किया तो उसको वापस भी बुलाया जा सकता है। जैसे विधायक या सांसद चुने गए तो अपने यहाँ क्या हुआ कि 5 साल के लिए चुने गए तो 5 साल के लिए बिल्कुल पक्के। वहां पर क्या है कि बीच में भी अगर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पार्षद बना दिया गया हो, प्रधान बना दिया गया हो या प्रधानमंत्री बना दिया गया हो या कोई सांसद बना दिया गया हो, विधायक बना दिया गया हो, अगर कोई व्यक्ति सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो उसके लिए जनमत संग्रह होगा और जनमत संग्रह के द्वारा राइट टू रिकॉल, वापस बुलाओ, यानी उस व्यक्ति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन भारत में तो उनकी पूजा अर्चना होती है ना। अभी देखोगे अभी दशहरा आएगा तो रावण का दहन राम को करना चाहिए, लेकिन जो नेता लोग हैं ये क्या इन पे राम की भावना है? ठीक, देश में भ्रष्टाचारी भी हैं, बलात्कारी भी हैं, ठीक, अपराधी किस्म के हैं, जेल में घुमाए फिर भी वो जो है रावण का वध करेंगे। सबसे पहले तो उन्हीं का वध होना चाहिए, है ना। हाँ, तो जो है रावण के भी गुण नहीं है, रावण तो ज्ञानी था, ये फिर भी अज्ञानी है। ठीक, और भारत में जो है भ्रष्टाचार को दबाने के लिए शुरू से देखा होगा, बचपन से देखा होगा कि भारत में जितनी भी समस्याएं हैं, भारत के पिछड़े होने का कारण क्या है, तो सबसे ज्यादा बोला जाता है कि भारत में जनसंख्या अधिक है ना। ये सारे के सारे नेता और सरकारी अधिकारी जो है ये सब अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए उन्होंने एक मकड़जाल जो है वो ओढ़ रखा है कि जो क्या कहते हैं देश का विकास इसीलिए प्रभावित हो रहा है क्योंकि जो है जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए हम काम नहीं करा पाते हैं, जबकि भ्रष्टाचार ही सब कुछ है। एक गांव में अगर एक ग्राम प्रधान है, आज की डेट पर जितना पैसा आ रहा है, अगर 10 साल पैसा एक गांव के विकास में लग जाए, पूरा पैसा जितना वहां से आया किसी भी योजना के लिए, अगर 10 साल पैसा लग गया तो अगले 20-30 साल उस गांव में कोई भी कार्य कराने के लिए कुछ भी काम बचेगा नहीं। ठीक, लेकिन क्या, सबकी हिस्सेदारी, नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी तंत्र बना हुआ है वो केवल प्रधान जी नहीं खाते हैं, वो नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी तंत्र बना हुआ है सारा का सारा तंत्र खाता है। उसी तरीके विधायक, सांसद जो भी है सब, ठीक, वो केवल भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सारी की सारी चीजें बताई जाती हैं कि भारत में अशिक्षा है, जनसंख्या ज्यादा है, इस कारण जो है ये चीजें नहीं हो पाती। सरकार आज तक सरकारी डेटा ये नहीं कलेक्ट कर पाई कि भारत में गरीबी कितने प्रतिशत, आंकड़े नहीं जारी करती, कभी नहीं जारी करती।
अलग अलग कमेटी बनती है, वो अलग अलग एक ही समय पर अलग अलग कमेटी, सरकार का डेटा ही अलग अलग होता है कि कुल कितने प्रतिशत देश में गरीबी है या कितनी बेरोजगारी है, ठीक। सारा डेटा ही आज तक नहीं कलेक्ट कर पाए तो ये दूर कैसे करेंगे, ठीक। वैसे भी ज्यादा पढ़ लिख जाओगे तो नेताओं की जो है आओ भगत कौन करेगा, है ना। जनता पढ़ जाएगी तो जनता अपने अधिकारों की मांग करेगी, अधिकारों की मांग करेगी तो फिर जो है अभी पोस्टर बैनर कौन लगाएगा, ठीक। और जो है गली मोहल्ले में फिर फोटो कैसे लगाई जाएगी, सेल्फी लेकर की छुटवैया नेताजी के साथ जो है युवा नेता के साथ जो है बिताए गए पल, ठीक। विकास कार्यों की चर्चा हुई, ठीक। ये सब चीजें। तो भ्रष्टाचार जो बोध सूचकांक है, इसमें 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला, 96। पिछले बार जो है 2023 में 93वां स्थान था, अब जो है बढ़कर 96वां स्थान हो गया, ठीक। यानी भारत में भी ठीक ठाक मात्रा में भ्रष्टाचार, वो तो सबको दिख ही रहा है यार। कोई भी सड़क की क्वालिटी देख लो, कोई भी पुल की क्वालिटी देख लो, बनते देर नहीं लगती, 2 महीने में 3 महीने में पुल ही गिर जा रहा है, ठीक। तो क्या है सब, ठीक। और बाकी सब बाकी मुद्दे जो हैं लोगों को भटकाने के लिए जो है सरकारों के पास या राजनीतिक पार्टियों के पास सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे के सारे, ठीक। उनके पास फुटबॉल रखी हुई है, उनको कब कौन सा मुद्दा फेंकना है आप लोग उसी में उलझे रहिए। जब तक आप लोग लड़ते रहेंगे आपस में तब तक जो है भ्रष्टाचार जिंदाबाद, ठीक। तो जो ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर ये टॉप 3 कंट्रीज हैं जहां पर भ्रष्टाचार अत्यंत न्यूनतम है। भारत जो है, भारत का 96वां स्थान है टोटल कितने देशों में, 180 देशों में। अभी रेलवे का एग्जाम हुआ था एनटीपीसी, तो एनटीपीसी में इसी से संबंधित एक क्वेश्चन उसने पूछा था, आगे वो रिपोर्ट भी है, उसमें से क्वेश्चन पूछा था कि इस रिपोर्ट में कुल कितने देश शामिल थे, ठीक। इसलिए जो है ये याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट रिपोर्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कुल कितने देश इस रिपोर्ट में शामिल थे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर किस देश का किस हिसाब से प्रदर्शन हो रहा है, इसके लिए सूचकांक जारी किया गया। ये सूचकांक का निर्माण किया गया संस्थाएं हैं जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। सारे के सारे जो है मुख्य रूप से एनजीओ हैं, इनके द्वारा जो है एक ये सूचकांक जारी किया गया कि विश्व में जो विभिन्न देश हैं उन विभिन्न देशों में किस तरीके से जलवायु परिवर्तन प्रभावकारी हो रहा है, या उसके लिए जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। अब ये जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो इन तीनों संस्थाओं द्वारा जारी किया गया, ये रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की गई, ये रिपोर्ट जो है मुख्य रूप से 4 संकेतकों के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, यानी किस देश द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन किया जा रहा है। फिर इसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा, यानी किन किन देशों द्वारा अपने ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को छोड़कर धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक, इन सब स्वच्छ ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ऊर्जा उपयोग, यानी परंपरागत ऊर्जा को छोड़कर नए जो तरीके हैं वो किस तरीके से ऊर्जा का हम बेहतर उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है जलवायु नीति, यानी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इससे बचने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, क्या नए कानून बनाकर जो है जलवायु परिवर्तन से बचने के प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक। तो ये सारे के सारे 4 संकेतक हैं, इस आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कुल 63 देश और यूरोपीय संघ, यूरोप के जो देश हैं उनका एक संयुक्त रूप से जो एक यूनियन है, एक संगठन है, उस संगठन को संयुक्त रूप से इसमें शामिल किया गया है। तो देशों की संख्या 63 प्लस यूरोपीय संघ। इसमें से भारत को कौन सा स्थान मिला है, 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत इस जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वें स्थान पर है। भारत ने जो है कई एक इनिशिएटिव लिए हैं, भारत जो है लगातार जो है स्वच्छ ऊर्जा को प्रमोट कर रहा है, और भारत द्वारा जो है एक नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य रखा गया है, यानी जो है किस वर्ष तक भारत ने नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य रखा गया है, पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है आगे भी। नेट जीरो इमिशन का मतलब ये हुआ कि किस वर्ष तक भारत पूर्ण रूप से कार्बन न्यूट्रल बनने की कोशिश करेगा, कि मतलब भारत ऐसी ऊर्जा प्रमोट करेगा, ऐसी ऊर्जा का प्रयोग करेगा जिसमें से ऊर्जा के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का उत्सर्जन ना हो, ठीक।
उसी को नेट जीरो एमिशन कहते हैं। ठीक, तो ये नेट जीरो एमिशन जो है ये भारत ने ये लक्ष्य रखा है 2070 तक। ठीक, 2070 तक भारत अपनी ऐसी ऊर्जा का प्रयोग करेगा जिसमें से कहीं से भी कार्बन का उत्सर्जन ना हो। ठीक, नेक्स्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। विश्व में कौन सा देश खुशहाल है? इसी में से एक क्वेश्चन खूब आता है कि निम्नलिखित में से देखो कोई भी देश है या कोई भी अर्थव्यवस्था है वो अपना विकास किस आधार पर नापती है? किसी भी देश में आर्थिक विकास किस हिसाब से हो रहा है? जीडीपी के हिसाब से मापा जाता है। किस देश की जीडीपी कितनी है? जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर जो भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होगा उसका जो मुद्रा के रूप में मूल्य होगा वही क्या कहलाएगा? जीडीपी। तो सभी देश अपने अपने आंकड़े जारी करते हैं कि हम जो है हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इतने ट्रिलियन डॉलर बन गई है, या भारत ने लक्ष्य रखा है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेंगे। ठीक, इस तरीके के लक्ष्य रखे गए हैं। तो सभी देश जीडीपी को ही अपने देश के विकास का आधार मानते हैं। एकमात्र एक ऐसा देश है जो खुशहाली को अपने विकास का आधार मानता है। कौन सा ऐसा देश है? वन लाइनर क्वेश्चन में कोई भी एग्जाम की तैयारी करी होगी तो वन लाइनर में ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा। कौन सा ऐसा देश है जो अपने देश के विकास को मापने के लिए वो खुशहाली को मापता है? या किस देश द्वारा अपना स्वयं का हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया? भूटान। ठीक, वेरी गुड। भूटान जो है वो अपने आर्थिक विकास के साथ साथ ये भी देखता है कि हमारे देश की जनता हमारी नीतियों से कितनी प्रसन्न है। ठीक, तो वो अपने नागरिकों की प्रसन्नता को अपने देश का विकास मानता है। ठीक, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है ये एक संस्था है, वेल बीइंग रिसर्च सेंटर। ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की एक यूनिट है, एक संस्था है। एक संस्था है गैलप और यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, UNSDSN। ठीक, इन तीनों संस्थाओं द्वारा इस रिपोर्ट को बनाते हुए जारी किया गया। अब ये जो रिपोर्ट है इसमें कुल 147 देशों को शामिल किया गया। फिर से वही कि विश्व में खुशहाली रिपोर्ट में विश्व के सबसे खुशहाल देश कौन से हैं, या किस देश में जो वहां के नागरिक जो हैं वो अपने सरकार से या सरकार की नीतियों से या वहां के एटमॉस्फेयर से सबसे खुश हैं। तो इस खुशहाली रिपोर्ट में फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड सब यूरोपीय कंट्री ही होंगे। ठीक, तो फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड ये शीर्ष 3 स्थानों पर है। सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान। ठीक, अफगानिस्तान में जो है सत्ता परिवर्तन हुआ, तालिबान का शासन आ गया, जिस कारण से ये इस सूचकांक में लास्ट में पहुंच गया। ठीक, नहीं तो वैसे कभी एक समय पर सूडान उड़ान जो है अफ्रीका महाद्वीप के जो देश थे वो होते थे। भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत जो है 147 देशों में से 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2024 में 126वां स्थान था, अब जो है 118वां स्थान हो गया है। रैंकिंग घटी है लेकिन लोगों की जो है कष्ट ज्यादा बढ़े हैं, है ना? लोगों के कष्ट बढ़े हैं, लगातार बेरोजगारी। ठीक, लगातार जो है इन सब जो है चीजों से ये जो है लगातार कष्ट बढ़े हैं, है ना? लेकिन सरकारें भी क्या करती हैं कि जो रिपोर्ट में जिसमें रैंकिंग में सुधार हुआ उसका तो खूब डंका बजता है पूरे देश में। ठीक, डंका बजाया जाता है कि देखो हमने कितना डेवलपमेंट कर लिया। और जिस रिपोर्ट में लास्ट में होंगे वो कहेंगे हम मनबे नहीं करते ये। ठीक, ये रिपोर्ट गलत बनाई गई, हमसे पूछो रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, हम तो एक्सपर्ट हैं। ठीक, भारत में देश जब से आजाद हुआ तब से आज तक जो है सरकारी आंकड़ों की खेलबाजी होती है। रियलिटी कुछ है, सरकारी आंकड़ों में कुछ है। ठीक, तो 118वां स्थान विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत को प्राप्त हुआ है। कुल कितने देशों में? 147 देशों में। ठीक, 2025 की ये रिपोर्ट है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जो है प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी द्वारा ये रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है। इसमें से मुख्य रूप से किसी भी देश में
जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा इसका मतलब क्या होता है? जीवन प्रत्याशा का मतलब ये हुआ कि एक कोई भी व्यक्ति है उसकी एवरेज लाइफ क्या है, औसत आयु क्या है, ठीक, एवरेज लाइफ। साथ में शिक्षा का क्या स्तर है, राष्ट्रीय आय कितनी है, और अभी हाल फिलहाल से ये एक नया वर्ड जोड़ा गया है एआई कौशल वृद्धि, यानी एआई में वो देश कितना आगे बढ़ रहा है। तो इस आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है, मानव विकास सूचकांक, मानव का विकास कितना हो रहा है, एक मनुष्य का सर्वांगीण विकास कितना हो रहा है, उस आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है? यूएनडीपी द्वारा। इस साल की जो रिपोर्ट जारी हुई है उसका शीर्षक, ठीक, उसकी हेडिंग या उसकी थीम है ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपुल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। एआई इस साल जो है खूब चर्चा में है। तो करंट अफेयर्स में इस साल एआई से संबंधित कोई भी डेटा हो, सुपर कंप्यूटर से संबंधित कोई भी डेटा हो, या एक नया कॉन्सेप्ट आया क्वांटम कंप्यूटर, उसी के संबंध में एक दो क्वांटम चिप जो लगातार एक दो पेपर में आए, जैसे मेजराना 1 क्या है, एक क्वांटम चिप, फिर इसके बाद एक और चिप जो है अभी हाल फिलहाल में सेमीकॉन इंडिया जो आया, सेमीकॉन इंडिया के दौरान कल्पना 3201, ठीक, ये जो है मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर लॉन्च किए गए। तो ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी और एआई इस साल के लिए अच्छे से याद रखना, ठीक, क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। जिस दिन करंट अफेयर्स की क्लास होगी पूरा एआई की एक क्लास अलग होगी। एआई समिट कहां पर हुआ है इस साल का, ये सारे के सारे क्वेश्चन खूब हैं और अभी तक इधर जनवरी से लेकर अब तक खूब पूछे भी गए हैं, ठीक। तो किसी भी देश में लोगों की एवरेज लाइफ कितनी है, शिक्षा का स्तर क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, और एआई में वो देश एआई टेक्नोलॉजी में कितना डेवलपमेंट कर रहा है, इस सब को लेकर जो है एक रिपोर्ट जारी की जाती है मानव विकास सूचकांक की। किसके द्वारा? यूएनडीपी द्वारा। इस रिपोर्ट में कुल 193 देशों को शामिल किया गया, जिसमें से आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क, ये जो देश है ये शीर्ष स्थान पर रहे, ठीक। अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है दक्षिण सूडान, ये सबसे लास्ट में रहा। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 130वां। टोटल कितने देशों में? 193 देशों में। ये रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी की गई, 193 देशों में से 130वां स्थान प्राप्त हुआ, ठीक। अब देखो जो ये भारत है, भारत में एवरेज लाइफ में कुछ सुधार हुआ है। 1990 में भारत में लोगों की एवरेज आय 58.6 ईयर्स थी, जो अब 2023 तक बढ़कर 72 वर्ष हो गई है। यानी एक व्यक्ति औसत रूप से भारत में 72 वर्ष तक जीवित रहता है, ठीक। प्राचीन समय में या देश आजाद हुआ तो देश की आजादी के समय पर कई समस्याएं व्याप्त थी। धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी योजनाएं चली, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हुआ, जिस कारण से लोगों की एवरेज लाइफ में वृद्धि हुई, ठीक। शिक्षा, तो भारत में शिक्षा में भी बढ़ोतरी हुई है। 1990 तक ये हाल था कि जो है एक अगर पूरे देश की औसत शिक्षा का स्तर लिया जाए तो एक स्टूडेंट जो है वो लगभग 8.2 ईयर्स तक ही पढ़ता था, जो अब बढ़कर लगभग 13 वर्ष तक हो गया है, ठीक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय जो है भारत में 1990 में राष्ट्रीय आय जो थी 2167 अमेरिकी डॉलर थी। कब? 1990 में, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है? 9046 अमेरिकी डॉलर, ठीक। यानी आप लोगों की इनकम भी इसमें जुड़ी हुई है। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से आप लोग जो हैं एक वर्ष में 9046 अमेरिकी डॉलर कमा रहे हैं, ठीक। यानी देश के जो उद्योगपति हैं, देश का पैसा कुछ ही लोगों के हाथों में सबसे ज्यादा पैसा केंद्रित है, वो भी डिवाइड कर दिया गया है जनसंख्या के अनुपात में। यानी देश में जितना भी पैसा है वो सब जनसंख्या के अनुपात में डिवाइड कर दिया गया है। वही जो है ये भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के रूप में गणना की गई है। यानी अगर आप लोग नहीं भी कमा रहे हैं तो भी उसको इसमें शामिल किया गया है, ठीक। एआई के संबंध में ये बताया गया कि 2019 तक जो है भारत में एआई जो है एआई टेक्नोलॉजी की दिशा में कुछ भी कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन जो है भारत अब वर्तमान में यानी 2023 तक एआई के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका है और एआई टेक्नोलॉजी के विकास में भारत एक महत्वपूर्ण देश बन चुका है, ठीक। तो ये मानव विकास सूचकांक याद रखना, टोटल कितने देश? 193 देश। किसके द्वारा जारी किया गया? यूएनडीपी द्वारा। भारत की रैंकिंग क्या है? 130वीं, ठीक। इसके बाद एक और रिपोर्ट है वैश्विक सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025।
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यानी विश्व में विभिन्न देशों की सैन्य शक्ति कितनी है, विभिन्न देशों में कितना जो है उनका रक्षा बजट है, कुल सैनिक कितने हैं, कितने उनकी जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी मजबूत है, इस संबंध में ग्लोबल पावर इंडेक्स जो है वो जारी किया गया। अब ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी किया गया, इसमें से 145 देशों की रैंकिंग की गई, जिसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका को पहला स्थान, रूस को दूसरा स्थान, चीन को तीसरा स्थान और भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। भूटान और यूरोप के जो देश हैं उनको इस वैश्विक सैन्य शक्ति सूचकांक में अत्यंत निम्न रैंकिंग प्राप्त हुई है। क्यों? क्योंकि ये सब देश जैसे यूरोपीय देश हैं, ये शांतिप्रिय देश हैं, ये मुख्य रूप से लड़ाई झगड़े आपस में झगड़ा नहीं करते, अत्यंत विकसित देश हैं। ठीक, इनको पता है कि अगर हम लड़ाई करेंगे तो दोनों का नुकसान होगा। इस कारण से ये देश जो है अपना जो सैन्य बजट है, सैन्य बजट अत्यंत लो रखते हैं। लेकिन अभी जैसे स्विट्जरलैंड जैसे जो देश है वहां पर फिर से जो है लगातार विवाद हो रहा है कि जो है सेना का फिर से पुनर्गठन किया जाए। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जैसे रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है, इसी तरीके रूस या अन्य कोई भी देश किसी भी देश पर आक्रमण कर सकता है, इसलिए जो है वहां पर सैन्य पुनर्गठन की बात की जा रही है। जैसे भूटान भी इसको अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। भूटान जो है बताया ना, खुशहाली, अपने नागरिकों की खुशहाली ही देखना चाहता है। लेकिन भूटान में एक नेशनल पार्क है, सकतेंग नेशनल पार्क। सकतेंग नेशनल पार्क इस समय चर्चा में है क्योंकि चीन ने इस पर अपना दावा प्रस्तुत किया है। चीन जो है आस पड़ोस में जो है कब्जा करता जा रहा है और सभी जो है जैसे भारत है, भारत में अरुणाचल प्रदेश पर वो अपना अधिकार बताता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा भाग है। उसी तरीके भूटान का सकतेंग नेशनल पार्क है, उसको जो है वो अपना दावा प्रस्तुत करता है। ठीक, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में मुख्य रूप से विभिन्न देशों की सैन्य शक्ति का आकलन किया गया है कि सेना की दृष्टि से कौन सा देश सबसे मजबूत है और कौन सा देश जो है सेना वहां की कमजोर है। ठीक, तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यूएसए, रूस, चीन के बाद भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स। फिर से वही विश्व में शांति सूचकांक में यूरोप के जो देश हैं वही शीर्ष स्थान पर होंगे। एक संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, एक आईईपी। तो आईईपी जो संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। कुल 163 देश शामिल हुए इस रिपोर्ट में। 163 देशों में आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड, इन देशों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है विश्व के सबसे शांतिप्रिय देशों में से। सबसे अंतिम स्थान पर रूस और यूक्रेन लगातार युद्ध चल रहा है, इस कारण से दोनों लड़ झगड़ रहे हैं, इसलिए इनको सबसे लास्ट में फेंक दिया गया है कि तुम दोनों लोग लड़ते भिड़ते रहो। इस रिपोर्ट में उनको अंतिम स्थान प्रदान किया गया है। ठीक, सबसे पहला स्थान किसका? आइसलैंड का। आइसलैंड जो है ये और किसी कारण से जो है इसका नाम है, विश्व की सबसे पुरानी संसद जो थी वो आइसलैंड की संसद को माना जाता है। आइसलैंड की संसद का उस संसद का नाम क्या था जो सबसे पुरानी संसद मानी जाती है? दो क्वेश्चन इसमें आते हैं। पॉलिटी जब स्टार्ट होती है तो ये बेसिक चीजें पहले यही पढ़ी जाती हैं। तो उसमें से आइसलैंड की संसद एल्विंजी विश्व की सबसे प्राचीन संसद मानी जाती है। लेकिन विश्व में सभी संसदों की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन की संसद को। ठीक, क्योंकि ज्यादातर देशों द्वारा ब्रिटेन का संसदीय स्वरूप इस जो है स्वीकार किया गया, जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। क्योंकि जो ब्रिटेन की संसद जहां पर स्थित है वो स्थान है वेस्टमिंस्टर, तो उसी को माना गया है कि वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। अंतिम स्थान पर रूस और यूक्रेन। भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? 115वां स्थान वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को प्राप्त हुआ है। कुल कितने देशों में से? 163 देशों में से। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, कुल कितने देश थे और भारत की रैंकिंग क्या है? तीन चीजें अच्छे से याद कर लेना। आजकल हर एक एग्जाम में जो है मल्टीपल ऑप्शन वाली चीजें प्रारंभ है। ठीक, हर एक एग्जाम जो है मल्टीपल ऑप्शन, जैसे एसएससी ने पूर्ण रूप से जो है मल्टीपल ऑप्शन 70 से 80% जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल ऑप्शन वाले दे रहा है। ठीक, यानी वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके बारे में 4 पॉइंट लिखे हुए हैं कि ऊपर में से कौन सा कथन सही है या कितने कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, इस तरीके से। ठीक, तो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा, वो कुछ भी इसमें क्वेश्चन घुमा सकता है। ठीक, नेक्स्ट रैंकिंग जो है
नेक्स्ट रैंकिंग है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। आतंकवाद सूचकांक का मतलब ये नहीं हुआ कि कौन सा देश कितने किस देश में आतंकवादी कितने हैं, ठीक। इसका मतलब है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है वो इस आधार पर जारी किया गया कि विश्व में कौन से देश सर्वाधिक मात्रा में आतंकवाद से प्रभावित हैं, ठीक। तो आतंकवाद से प्रभावित देशों के संबंध में ये रिपोर्ट जारी की गई, किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। कुल कितने देश शामिल हुए? 163 देशों में से शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, यानी विश्व में सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देशों में बुर्किना फासो, पाकिस्तान और सीरिया। पाकिस्तान खुद एक आतंकवादी देश है और आतंकवादी घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से भी है, ठीक। जो है खुद जो है बम बना रहे हैं तो किसी दिन विस्फोट तो होगा ही, ठीक। बम बनाते बनाते विस्फोट हो जाएगा किसी दिन। तो बुर्किना फासो सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसके बाद पाकिस्तान और उसके बाद सीरिया। ये आतंकवाद से सबसे सर्वाधिक प्रभावित देश है। आइसलैंड यूरोप का देश है, ये न्यूनतम मात्रा में या आतंकवाद से अप्रभावित देशों में से शामिल है, ठीक। नेक्स्ट है कि भारत का स्थान क्या है? भारत को इस सूचकांक में 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। कुल कितने देशों में? 163 देशों। भारत में भी जो है आतंकवादी घटनाएं लगातार जो है चलती रहती हैं, जिस कारण से जो भारत को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक। भारत के लिए जो है आतंकवादी घटनाओं के लिए पश्चिम में पाकिस्तान, वर्तमान में बांग्लादेश। सरकार में जब से परिवर्तन हो गया तो वहां भी IS के मतलब ISI, पाकिस्तान की जो संस्था है ISI इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके कहने पर आज का न्यूज़पेपर अगर पढ़ा होगा तो भारत के लिए अत्यंत खतरा बताया गया है कि पाकिस्तान में जो है आतंकवादी संगठन जो थे उनको जो है ISI जो है वो एक्टिवेट कर रहा है भारत में। नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लिए, ठीक। तो भारत को 14वां स्थान इस सूचकांक में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025, यानी विश्व में रहने योग्य शहर कौन कौन से हैं, विश्व में सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है, सबसे खराब कौन सा है। इस आधार पर कुल 173 शहरों की रैंकिंग की गई इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। ये भी एक संस्था है, एक NGO है, उसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की गई, विश्व के रहने योग्य शहरों का सूचकांक, ठीक। कुल कितने शहरों को शामिल किया गया? 173, जिनमें से शीर्ष स्थान पर कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, स्विट्जरलैंड का एक शहर है ज्यूरिक और ऑस्ट्रेलिया का शहर है मेलबर्न। इन 3 शहरों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कोपेनहेगन किस लिए प्रसिद्ध है? जियोग्राफी में पढ़ते हो तो विश्व के प्रमुख औद्योगिक शहर पढ़ते हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक शहर, विभिन्न शहर, कोई भी शहर है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जैसे एक वर्ड आता है डिट्रॉइट, डिट्रॉइट कहाँ पर है? USA में। डिट्रॉइट किस लिए प्रसिद्ध है? मोटर वाहन उद्योग के लिए, ठीक। उसी तरीके से कोपेनहेगन मुख्य रूप से कोपेनहेगन जो है, कोपेनहेगन मुख्य रूप से डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, डेयरी, मांस, ठीक। इसी के साथ में जो है जलपोत निर्माण, इन सब के लिए कोपेनहेगन प्रसिद्ध है, ठीक। भारत की स्थिति क्या है? टोटल 173 शहरों की, विश्व के 173 शहरों की रैंकिंग की गई, जिसमें से टॉप 100 में भारत का कोई भी शहर नहीं है। यानी रहने योग्य शहरों की सूची में जो है दिल्ली और मुंबई भारत में शीर्ष में है, और वो भी विश्व में उनका 141वां स्थान है। यानी 173 शहरों में से भारत का स्थान कौन सा है? 141वां। यही रीजन है कि जो है भारत में लगातार जो है टैक्स की मात्रा अधिक होना, इनकम टैक्स हो या हर एक व्यक्ति, भारत में कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है महीने में जितना पैसा कमाता है उसका लगभग 80% वो टैक्स के रूप में खर्च कर देता है। टैक्स के रूप में कैसे खर्च करता है? पहले अपनी इनकम पर इनकम टैक्स देगा, इनकम टैक्स देने के बाद कुछ भी खरीदेगा उस पर GST देगा, ठीक। वैसे आजकल जो है डंका बजा सकते हो कि आजकल जो है देखो GST के रेट कम हो गए हैं, ठीक। तो 1 रुपए वाला शैम्पू कितने रुपए का मिल रहा है? 1 ही रुपए का मिल रहा है ना, उसमें रेट कम हुआ? नहीं कम हुआ ना। फिर सरकार ने इसके लिए एक एंटी प्रॉफिटियरिंग कमेटी भी बनाई थी। एंटी प्रॉफिटियरिंग कमेटी जो बनाई थी वो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जब GST लगा तो GST का रेट कट होगा, उसका सभी को फायदा मिले, या अनावश्यक GST की वसूली ना की जा सके, उसकी शिकायत करेंगे तो जो है इसका जो है फायदा मिलेगा।
लेकिन जो है इतने छोटे मोटे मुद्दे पर कि हाँ इस पे चले जाओ कि शैम्पू का जो एक पाउच है वो 1 रुपए का आता था, 1 ही रुपए का मिल रहा है, जो है दुकानदारों ने इसको सस्ता नहीं किया है तो जीएसटी पर शिकायत कर दो। इतने छोटे छोटे मुद्दे नहीं देखता है। ठीक, तो दिल्ली यही रीजन है कि भारत में उच्च टैक्स रेट और जो है लो इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण लगातार पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जिस कारण से भारत से पैसे वाले लोग जो हैं, अरबपति लोग जो हैं, भारत छोड़कर बाहर जा रहे हैं, जिनमें से देखा होगा विराट कोहली लंदन में शिफ्ट हो गए। ठीक, इसी तरीके से टेक्निकल क्षेत्र के जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर होंगे, बड़े बड़े जो शेयर मार्केट के खिलाड़ी होंगे, वो सारे के सारे देश छोड़कर जा रहे हैं। कोई दुबई में बस रहा है, कोई और किसी देश में बस जा रहा है, क्योंकि वहां पर वो कह रहा है कि हमें टैक्स देना है तो सुविधाएं भी तो मिल रही है। ठीक, इस कारण से जो है यहाँ से लगातार पलायन जारी है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में 173 शहरों में से भारत के दिल्ली और मुंबई शामिल हैं और दोनों 141वें स्थान पर रखे गए। ठीक, अनुराग गुड मॉर्निंग बोला था, फिर भी नहीं जो है ध्यान आ रहा है। नेक्स्ट है वैश्विक हथियार स्थानांतरण रिपोर्ट। एक संस्था है सिपरी, तो वन लाइनर क्वेश्चन में सिपरी का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक संस्था है सिपरी द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी की जाती है कि विभिन्न देशों द्वारा हथियारों का स्थानांतरण किस तरीके से हो रहा है, विभिन्न देशों में से किस देश द्वारा जो है सबसे ज्यादा हथियार आयात किए जा रहे हैं, किस देश द्वारा सबसे ज्यादा हथियार निर्यात किए जा रहे हैं। तो इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी की गई है। जो रिपोर्ट जारी की गई है 2020 से 24 की अवधि हेतु ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि विश्व के जो सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश हैं, यानी सबसे ज्यादा हथियारों का जो निर्यात करते हैं, उन देशों में यूएसए को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। रूस कभी दूसरे स्थान पर होता था, लेकिन इस बार की रिपोर्ट में रूस तीसरे स्थान पर पहुंच गया है और फ्रांस दूसरे स्थान पर। ठीक, तो यूएसए, फ्रांस और रूस ये शीर्ष स्थान पर है कि विश्व में सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात यही तीन करते हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़े आयातक देश, यानी सबसे ज्यादा हथियारों का आयात कौन कर रहा है। इस रिपोर्ट में इस साल जो है जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा हथियारों का जो आयात वो यूक्रेन कर रहा है, दूसरे नंबर पर भारत। ठीक, भारत कभी एक समय तक सबसे बड़ा हथियारों का आयातक होता था, लेकिन इधर यूक्रेन की डिमांड बढ़ी, यूक्रेन ने ज्यादा आयात करना शुरू किया और साथ में भारत में जो भारत ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित जो मतलब डिफेंस क्षेत्र है, डिफेंस क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक से निर्मित चीजों के बढ़ोतरी कर दी है, जैसे प्रोजेक्ट 17B, ठीक, प्रोजेक्ट 17A, 15A, 15 अल्फा, इस तरीके के कई ऐसे प्रोजेक्ट चलाए गए जिसके माध्यम से आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस नीलगिरी, इस तरीके के नेवल शिप जो हैं वो स्वदेशी तकनीक से भारत में ही निर्मित किए गए। ठीक, तो लगातार जो है भारत का डिफेंस सेक्टर बढ़ रहा है। इस कारण से भारत की जो आयात की डिमांड थी, यानी जो डिमांड थी या आयात था, वो उसमें कमी आई है। ठीक, आजकल जो है भारत अपना रक्षा क्षेत्र में निर्यात करना भी शुरू कर दिया है। रक्षा क्षेत्र में निर्यात सबसे पहले उसने ब्रह्मोस मिसाइल को निर्यात करना शुरू किया। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है सबसे पहले किस देश को उसने निर्यात करने के लिए एक समझौता हुआ है, फिलीपींस, और एक दूसरा देश कौन सा है जिसको निर्यात करने की योजना चल रही है। 2-3 और देश हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर जो है एक देश है तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तुर्की ने ड्रोन भेजे थे पाकिस्तान को, तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी अत्यंत एडवांस है। तो भारत ने उसके पड़ोसी देश आर्मेनिया को जो है आकाश पूरा का पूरा जो डिफेंस सिस्टम है, आकाश डिफेंस सिस्टम बेचने के लिए कहा। साथ में जो मॉरिशस और मलेशिया जैसे देश हैं, इनको भी भारत ने जो है ब्रह्मोस मिसाइल देने की बात कही है कि हम ब्रह्मोस मिसाइल जो है इन लोगों को भी देंगे। तो अभी इसमें एक और लेटेस्ट अपडेट है, पिछले 4 दिन पहले का एक क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस अफ्रीकी देश में टाटा एडवांस सिस्टम की एक यूनिट की स्थापना की है, जिसमें उस देश में वो मुख्य रूप से जो
आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनका निर्माण करेगा। 88 आर्मर्ड व्हीकल्स का निर्माण करना है। इसके लिए टाटा एडवांस सिस्टम ने किसी एक अफ्रीकी देश में अपनी पूरी एक डिफेंस यूनिट बनाई है और उस देश के लिए डिफेंस सप्लाई का कार्य करेगा। मोरक्को, ठीक, रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक, तो भारत जो है धीरे धीरे अब जो है डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है और साथ में निर्यात को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत जो है अब इस बड़े आयातकों में से दूसरे स्थान पर है। विश्व में परमाणु हथियारों की संख्या, परमाणु हथियारों के संबंध में बताया गया कि देश में लगभग 12,002, संपूर्ण विश्व में लगभग 12,241 परमाणु हथियार हैं, जो 2020 के समय पर लगभग 4-6 हजार होते थे, वो आज की डेट पर डबल होकर लगभग 12,241 परमाणु हथियार हैं। ठीक, तो ये सिपरी की एक वैश्विक हथियार स्थानांतरण रिपोर्ट है, जिसमें से विश्व के सबसे बड़े आयातक और विश्व के सबसे ज्यादा निर्यातक देशों की सूची जारी की जाती है। ठीक, भारत की रैंकिंग याद रखना कि भारत जो है सबसे बड़े आयातक देशों में से दूसरे स्थान पर है।